अब देखें तो इस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि जो रेड कलर के हैं ब्राइट पिंक, ये फीटल सेल्स हैं और मैटरनल गोस्ट सेल्स हैं। तो ये फीटल सेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें हम इसके कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 5 है, तो 5 फीटल सेल्स हैं। तो कितना ब्लड पास हुआ होगा, मदर के अंदर कितना ब्लड गया होगा फीटस का? तो ये भी हमने देखा, तो 5 फीटल ब्लड सेल्स पास हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25 ml जो है वो ब्लड फीटल का मदर के अंदर मिक्स हो गया। तो अब ना ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या यूज़ करना है? एंटी-डी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मदर को देनी है। तो 1 ml जो है, अगर फीटल ब्लड सेल्स जो है वो पास हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है वो 40 जो है 40 गए हैं, सॉरी 20 गए हैं, 20 फीटल गए हैं। तो हम कितनी देंगे? 125 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है एंटी-डी की देंगे। अगर जो है वो मतलब 80 फीटल रेड ब्लड सेल्स हमें नज़र आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ml ऑफ फीटल ब्लड सेल्स गए हैं, तो हम कितना देंगे? 500 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो हम जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम नंबर काउंट करते हैं फीटल आरबीसीज़ का, उसको ml में करते हैं। और फिर अगर 1 ml होगा तो हम जो है 125 देंगे, और अगर 4 ml होगा तो हम 500 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो एंटी-डी के देंगे। और कितनी देर में देंगे? विदिन 72 आवर्स ऑफ द इवेंट। और हम क्या देंगे? इंटरमस्कुलर जो है डेल्टॉइड मसल में देंगे हाई डोज प्रोफाइलेक्सिस। अब जो है 1500 हम देंगे ऑफ एंटी-डी इज़ गिवन विच कैन कन्वर्ट जो 5 ml ऑफ द फीटो मैटरनल कवर द 15 ml ऑफ द फीटो मैटरनल हेमरेज। ठीक है, मतलब कि ना जो हमारी ज़्यादातर परफॉर्म की जाती है ना वो यही होती हैं कि हम ना कंसिडर कर लेते हैं कि 15 ml जो है ना वो ब्लड गया है फीटस का मदर के अंदर, तो 15 ml के लिए ना 1500 दे देते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स। बिफोर 20 वीक्स हाफ डोज इज़ गिवन बिकॉज फीटल आरबीसीज वॉल्यूम इज़, जो वॉल्यूम ब्लड है वो स्मॉल है। तो वैसे हमने जो है वो 1500 देनी होती है नॉर्मली जो हम देते होते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स। और जो है ना अगर 20 वीक से पहले है तो फिर हम हाफ़ डोज देते हैं। तो ये हमने एक डोज़ दे दी, लेकिन हमने रिपीटेड अगर हैमरेज हो रहा है, रिकरेंट एंटीपार्टम हैमरेज हो रहा है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, तो फिर हमें जो है वो रिपीट डोज़ करनी पड़ती है। 20 वीक्स से पहले हम 250 देते हैं और 20 वीक्स के बाद जो है वो 500 देते हैं। देन एवरी 6 वीक्स इंटरवल के बाद जो है हम दोबारा से देते हैं और फिर डिलीवरी के बाद देते हैं। अब ये जो एंटी-डी होती है जो हम देते हैं, ये रो गैम भी होता है, पे रो डी भी होता है, रो फाइलेक होता है, हाइपर रो इसके नाम है। तो इसमें आईजीजी एंटी-डी एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये आरएच एल्यूमिनाइजेशन को प्रिवेंट करती हैं और ये ह्यूमन प्लाज्मा से जो है ना ये बनी होती हैं, दैट कंटेन्स द एंटी-डी, वहाँ से ये मिलती हैं। अ सिंगल 300 mcg डोज विल सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स टू 15 ml ऑफ RH पॉजिटिव आरबीसीज। अप्रॉक्सीमेटली 30 ml जो है ना वो उसको करती हैं। मतलब ये थोड़ा इसका था। तो जो RH डी इम्यूनाइज्ड मदर है उसकी इनिशियल एवेलुएशन हम कैसे करेंगे? पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेंगे, फीटल ब्लड ग्रुप लेंगे, फीटल डीएनए लेंगे। सिर्फ जो RH पॉजिटिव फीटस होगा वो अफेक्ट होगा। पैटर्नल जीनोटाइप की बात करें ना तो ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस है तो 100% चांसेस हैं कि बेबी जो है वो अफेक्ट होगा, और हेट्रोजाइगस है अगर कंडीशन तो 50% चांसेस हैं कि बेबी जो है ना वो अफेक्ट होगा। 18 to 20 वीक्स के बाद जो है ना हीमोलिसिस स्टार्ट होती है। तो क्या होता है? अनीमिया, हाइपर बिलीरुबिनीमिया एंड हाई ड्रॉप्स। सो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हम फीटस की करते हैं, एंटी-डी एंटीबॉडी लेवल्स चेक करके एवरी 2 to 4 वीक्स फ्रॉम बुकिंग। हर 2 से 4 हफ्ते बाद हम एंटी-डी के लेवल्स चेक करते हैं और फीटल एनीमिया के साइंस हम नोट करते हैं। फीटल एनीमिया के साइंस हमें कैसे पता चलेंगे? तो वो हम देखेंगे। और एंटी-डी के एंटीबॉडी लेवल्स की कैसे पता चलेंगे? इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट करेंगे, एंटीबॉडी टाइट्रेशन करेंगे और इम्यूनो अस्से जो है उसकी असेसमेंट करेंगे।
ये 3 हमारे पास टेस्ट होते हैं। अगर आपसे पूछे कि आपने एंटी-डी के एंटीबॉडी लेवल्स चेक करने हैं मदर के अंदर, तो आप कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट करेंगे, फिर आप एंटीबॉडी टाइट्रेशन करेंगे और फिर आप इम्यूनो एसे जो है उसकी मेजरमेंट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि एनीमिया की डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो इफ़ एंटीबॉडीज़ लेवल राइज फीटस शुड बी एग्जामिन्ड फॉर साइंस ऑफ फीटल एनीमिया। तो अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो मेथड होता है पुराना वाला वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री था, और अब जो है वो हमारा दूसरा है। मतलब एमनियोसेंटेसिस से पता चल सकता है। फिर हम डॉपलर स्टडीज़ करते हैं, जो कि इनडायरेक्ट मेथड होता है। डॉपलर स्टडीज़ क्या क्या होती हैं आपको पता है? वो हमारी जो वेसल्स होती हैं फीटस की, लाइक अम्बिलिकल वेन है या मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, उसकी वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो को मेजर करता है जितने, और अम्बिलिकल वेन की मैक्सिमल। तो कौन सी 2 वेसल्स हैं? एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी है और एक अम्बिलिकल वेन है। इन दोनों की हम जो है वो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ब्लड फ्लो हो रहा होगा, इसका मतलब उतना सीवियर एनीमिया है। ये आपकी बुक में भी लाइन लिखी हुई है। तो एंटी-डी एंटीबॉडी लेवल्स किस तरह से चेक करेंगे? 3 चीज़ों से। और फीटल एनीमिया किससे चेक करेंगे? एमनियोसेंटेसिस करेंगे और डॉपलर स्टडीज़ करेंगे। अब जो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वाला था, ये आपको पता है कि इन्वेसिव मेथड होता है। इसमें मिसकैरेज और प्रीटर्म लेबर का बहुत ज़्यादा चांस होता है और इम्यून रिस्पांस को ये बूस्ट भी कर सकता है। यू नो दैट हमने एमनियोसेंटेसिस का जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये कॉम्प्लिकेशंस इसकी देखी थी। लेकिन तो फिर ना इस वजह से हम इन्वेसिव मेथड की जगह पे ना नॉन इन्वेसिव मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर्स। उससे हम फीटल एनीमिया को चेक करते हैं। फिर अगर हमारे डॉपलर पॉजिटिव आ जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, मतलब इतना, तो फिर हम क्या करते हैं कि फ़ीटल ब्लड सैम्पलिंग लेते हैं। तो एक हो गई हमारी एनीमिया के लिए एमनियोसेंटेसिस, दूसरी डॉपलर स्टडीज़ और तीसरी फ़ीटल ब्लड सैम्पलिंग। फ़ीटल ब्लड सैम्पलिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं कि फ़ीटल ब्लड लेते हैं 1 to 3 ml, और फिर बेबी के अंदर हम क्या नोट करते हैं? उसकी एचबी कितनी है, हीमाटोक्रिट कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है बेबी का, और रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है। अब कहाँ से लेते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड सैम्पलिंग हम बेबी की कहाँ से लेते हैं, फ़ीटस की कहाँ से लेते हैं, तो हम लेते हैं अम्बिलिकल वेन का जो इंट्राहेपेटिक पोर्शन होता है वहाँ से लेते हैं, या प्लेसेंटा जहाँ पे इंसर्ट हो रहा होता है, मतलब कि जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बेबी की, वो प्लेसेंटा में जिस पॉइंट पे इंसर्ट हो रही होती है वहाँ से ब्लड सैम्पलिंग लेते हैं। तो अगर तो माइल्ड केस होगा ना, तो जो है कोई भी मतलब इतना मसला नहीं होगा, कॉम्पेंसेटेड एरिथ्रोपोइसिस हो रही होगी। लेकिन मॉडरेट केस में जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस डेवलप हो जाता है। इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज जो है एरिथ्रोब्लास्ट हमें सर्कुलेशन में नज़र आ रहे होते हैं। और सीवियर केसेस में हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो जाता है बेबी का, हाइड्रोप्स फीटलिस हो जाता है, जनरलाइज्ड एडिमा, स्काल्प एडिमा हो जाता है, एसाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन मिलती है। अब हमने डिटेक्ट कर लिया कि बेबी को जो है ना अनीमिया है। किससे डिटेक्ट किया? एमनियोसेंटेसिस की, डॉपलर्स किए, और हमने जो है वो फीटल ब्लड सैम्पलिंग ली। कहाँ से ली? आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। डायरेक्टली हम हार्ट से ले सकते हैं, जो पेरिटोनियम होती है उसमें से ले सकते हैं, अम्बिलिकल वेन में से ले सकते हैं, और जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा में इंसर्ट हो रही होती है वहाँ से ले सकते हैं। ब्लड सैम्पलिंग ली और हमने देखा कि वो सब कुछ के बेबी की क्या एनीमिक कंडीशन है, हमें पता चल गया कि बेबी एनीमिक है। अब हमने क्या करना है? बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देनी है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं वो हमने देनी है, तो उसके लिए हमने ब्लड ग्रुप भी बेबी का पता लगाया होगा। तो अब इंडिकेशंस क्या हैं इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की? जब हीमाटोक्रिट लेवल हमने कैलकुलेट किया तो वो 25% से कम था 26 वीक से पहले, और 30% से कम था आफ्टर 26 वीक्स। तो ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन इज़ ओ नेगेटिव एंड डन इन इंट्राहेपेटिक पोर्शन ऑफ अम्बिलिकल वेन। ठीक है। एंड प्लेसेंटा इंजर्शन ऑफ द, वही वाली जगह पे हमने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी होती है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम हेमाटोक्रिट को जो है वो रेज़ करें। 24 वीक से कम है तो 35 to 40% तक इंक्रीज़ करें, 24 वीक से ज़्यादा है तो 50% तक करें, और 28 वीक से ज़्यादा है तो 55% तक रेज़ करें। अब जब हमने ट्रांसफ्यूजन्स देनी है ना, तो पहली जो ट्रांसफ्यूजन है और दूसरी ट्रांसफ्यूजन है, उन दोनों के दरमियान में जो है 1 से 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए। और फिर जो सब्सिक्वेंट है, मतलब बाद वाली हैं, उनके उनमें 3 से 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए।
फिर क्या है, इंट्रापेरिटोनियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे सकते हैं और ये इतना यूज़ नहीं होता। सर्वाइवल विद इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन बेटर दैन इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल दरअसल ना हम तब देते हैं क्योंकि शुरू में ना बेबी की जो वेजल्स होती हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होती, तो प्रोमिनेंट वेजल्स ना होने की वजह से हम फिर ये वाला रूट जो है वो यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट मच यूज नाउ। और फिर वो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं कि इंट्रापेरिटोनियल भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। वन एडवांटेज इसका क्या है कि स्लो एब्जॉर्प्शन होती है ओवर सेवरल डेज, लीड्स टू मोर स्टेबल फीटल जो है कंडीशंस। और फिर क्या है, कंसिडर्ड सेकेंड लाइन थेरेपी। तो ये हमारी एक ऑप्शन है कि हम या तो डायरेक्टली वेन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें या फिर इंट्रापेरिटोनियली करें। तो बेबी की मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने बेबी को दे दी। अब हमने डिसाइड करना है कि बेबी को हमने डिलीवर कब करना है। तो अगर बेबी को हमने कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं दी तो हम उसको 37 टू 38 वीक्स पे डिलीवर मतलब टर्म पे कर लेंगे। अगर बेबी को हमने ट्रांसफ्यूजन दी थी तो फिर लास्ट इंट्रावेस्कुलर ट्रांसफ्यूजन जो है एट 34 वीक्स अगर हुई है तो 37 टू 38 वीक्स पे हमने डिलीवर कर लेना है। एट 32 टू 34 वीक्स अगर हम डिलीवर करना चाह रहे हैं तो हम स्टेरॉइड कवर जो है वो हम देंगे, फिर डिलीवर करेंगे। अगर माइल्डली अफेक्टेड फीटस है तो हम 37 वीक्स पे डिलीवर करेंगे। मॉडरेट और सीवियर है तो बिफोर 37 वीक से पहले सी सेक्शन कर लेंगे ताकि बेबी को बचाया जा सके। आफ्टर बर्थ क्या है, न्यूनेटल जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ अगर हो गया है, अगर माइल्ड है मतलब कि इसका मतलब माइल्ड हाइपरबिलीरुबिनीमिया है तो हम फोटोथेरेपी करेंगे। अगर सीवियर हाइपरबिलीरुबिनीमिया है, कर्निक टेरिस डेवलप हो गया है तो फिर हम जो है वो मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है 310 मिली मोल्ट पर आईटी देंगे। इसकी मैं आपको मैनेजमेंट बताती हूँ। यहाँ फोटोथेरेपी दे रहे हैं, बुक से इसको देख लेते हैं। स्लाइड से हमने देख लिया इसको ब्रीफली। अब बुक्स में देखें कि इन्होंने कहानियाँ ज़्यादा ही लिखी हुई हैं। शुरू में इन्होंने ए बी ओ ब्लड ग्रुप का बताया हुआ है कि ए बी होते हैं। फिर रीसस सिस्टम भी होता है जिसमें एंटीजन जो है वो CDE होती हैं और इस सारे मिस मैच का उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद एटियोलॉजी बताई हुई है कि 40 से ज़्यादा एंटीजन्स होती हैं, CDE होती है और फिर एंटीजन एक्सप्रेशन जो है वो डोमिनेंट होती है और होमोजाइगस होती हैं या हेट्रोजाइगस होती है। ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। फिर की स्टेजेस उन्होंने बताई हुई हैं कि किस तरह से रीसस से आइसोइम्यूनाइजेशन होती है। पहले एक रीसस नेगेटिव मदर जो है वो बेबी कंसीव करती है जो रीसस पॉजिटिव का होता है फ्रॉम द पॉजिटिव फादर। सेकेंडली क्या होता है कि फीटल सेल्स जो होते हैं वो मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते हैं और मदर की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उसके खिलाफ, ठीक है, उस एंटीजन्स के खिलाफ। और फाइनली क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है मदर की वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और जो फीटस है उसके RBCs की डिस्ट्रक्शन करती हैं। तो ये 3 हमारे जो है ना स्टेप्स होते हैं इसकी आइसोइम्यूनाइजेशन डेवलप होने के लिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स वीक होता है। उसकी एक वजह ये होती है कि IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि IgG एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और फीटल RBCs की हेमोलिसिस स्टार्ट कर देती हैं विच रिजल्ट्स इन फीटल एनीमिया। और फिर उन्होंने पोटेंशिएटिंग इवेंट्स बताए हुए हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे कि फॉर एग्जांपल मिसकैरेज, टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन होगी, एंटीपार्टम हेमरेज है, या हमने कोई भी टेस्ट परफॉर्म किया है, प्रीनेटल इन्वेसिव टेस्ट लाइक क्रॉनिक ब्लड सैम्पलिंग की है, एमनोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस किया है डिलीवरी के वक्त। तो ये जो है ना इसकी वजह से जो है रीसस डिजीज़ जो है वो मदर को सेंसिटाइज कर देती है। फिर प्रेवलेंस का उन्होंने बताया हुआ है कि 15% केसेस में होता है। मेल्स में जो है मेल्स जो हैं वो हेट्रोज़ाइगस होते हैं डी एंटीजन के लिए। ये आगे आपको दिखाया भी होगा, इसमें मैं दिखा कि इन्होंने दिखाया हुआ है सबसे पहले कि रीसस डी पॉजिटिव होमोज़ाइगस हो सकता है, हेट्रोज़ाइगस हो सकता है या रीसस नेगेटिव हो सकता है। होमोज़ाइगस हेट्रोज़ाइगस का ये बस याद रखें कि अगर फादर हेट्रोज़ाइगस है ना मतलब एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो आधे जो बच्चे होंगे ना मतलब हाफ ऑफस्प्रिंग्स जो है वो RH पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर फादर जो है वो होमोज़ाइगस है ना मतलब दोनों D डोमिनेंट हैं तो उसके सारे के सारे बच्चे जो है ना उनके RH पॉजिटिव होंगे। तो ये है। फिर नीचे इन्होंने जो है वो सारी वो बताई हुई है कि मदर और फीटल सर्कुलेशन के दरमियान में बैरियर है। फीटल RBCs के पास D एंटीजन है और मदर के पास जो है वो उन्होंने एंटीबॉडीज़ बना दी हैं RBCs के अगेंस्ट, और फिर वो बेबी के ब्लड सर्कुलेशन में जाकर उनकी हेमोलिसिस करवा रहे हैं।
अब जी हमने इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर को देनी है इंट्रामस्कुलरली डेल्टॉइड के अंदर। और एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्या काम है कि जो रीसस पॉजिटिव सेल्स हैं मदर के, उनको बेबी के अंदर ना मतलब उनको ना इम्यून रिस्पॉन्स जो है, मतलब वो बता रहे हैं कि उनको पकड़ लिया जाए, जो भी रीसस पॉजिटिव सेल्स हैं उन सबको पकड़ लिया जाए बिफोर एन इम्यून रिस्पॉन्स एक्साइटेड इन द मदर। इनका ये काम होता है। तो फिर हम इनको जल्दी से जल्दी देते हैं, विद इन 72 आवर्स एक्सपोजर टू द फीटल आरबीसीज देते हैं। और जो है फिर जो है इसके लिए हमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं, विच इज़ क्ले हॉवर टेस्ट ऑफ द मैटरनल ब्लड विच डिटरमिन्स द प्रोपोर्शन ऑफ फीटल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द मैटरनल सैंपल। और उसकी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। और फिर उसके थ्रू ना हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितनी ट्रांसफ्यूजन जो है ना बेबी को हमने देनी है। और कितनी हमें एंटी-डी जो है ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कितनी अमाउंट हमें जो है ना रिक्वायर्ड है। तो ये डिपेंड करता है हमारे इस टेस्ट के ऊपर। उस टेस्ट के बेस पे फिर हम डिसाइड करते हैं क्या कितनी हमने इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है और कितना हमने जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। मैनेजमेंट जो है उसमें क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर या जो है वो हम तभी देंगे जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, थेरेप्यूटिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमने की है, कोई भी यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है किसी भी वजह से, या तो फिर हमने 250 जो है ना इसकी डोज देनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। और फिर 12 to 20 वीक्स जेस्टेशन पे हमने जो है 250 देनी है, और विद इन 72 आवर्स ऑफ द इवेंट। और इसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसकी बेस पे हम फर्दर एंटी-डी अगर चाहिए होता है तो वो दे देते हैं। और 20 वीक्स के बाद जो है वो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और 500 देते हैं। मतलब 20 वीक्स से पहले 12 एंड 20 वीक्स के दरमियान में 250 देना है, और 20 वीक्स के बाद 500 देना है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो है प्रोफिलैक्टिकली हम दे देते हैं। और फिर जो है ये बताया हुआ है। फिर साइंस ऑफ फीटल एनीमिया बताया हुआ है जो हमने डिस्कस किए हैं कि पॉलीहाइड्रोमनियोज हो जाता है, इनलार्ज्ड हार्ट हो जाता है, एसाइटिस, पेरिकार्डियल फ्यूएंस होती हैं, हाइपरडायनेमिक फीटल सर्कुलेशन होता है जिसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करते हैं, विच शोज द इंक्रीज वेलोसिटीज इन द मिडल सेरेब्रल आर्टरी और द एओर्टा। और फिर फीटल मूवमेंट्स रिड्यूस हो जाती हैं और एब्नॉर्मल सीटीजी हमें मिलती है। इसमें हम पैटर्नल टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद एंटीबॉडी लेवल्स को मॉनिटर करते हैं एवरी 2 to 4 वीक्स, जो मैंने आपको बताया था टाइटर के थ्रू करते हैं, या जो है हम उसकी जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर, ये एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। और फिर ये जो टेबल है इसको देख लें कि एंटी-डी टाइट्रेशन जो है उसमें ये है कि अगर लेस दैन 4 है ना तो जो है फिर ये जो हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न जो है ना अनलाइकली है। अगर जो है उसका 4 to 15 है तो मॉडरेट रिस्क है, अगर 15 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने देख लेना बस टाइट्रेशन का। ठीक है, अब आ जाता है कि अगर तो हाई पीक वेलोसिटी है इसकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी की डॉपलर में, इसका मतलब एनीमिया के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देनी पड़ती हैं, न्यूट्रेंटल सपोर्ट देनी होती है, फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हमें देनी पड़ती हैं टू रीस्टोर द हीमोग्लोबिन लेवल्स। और फिर उन्होंने बताया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हम किस किस रूट से दे सकते हैं, एम्ब्लाइकल वेन के थ्रू, इंट्रापैटिक वेन के थ्रू, पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू, इंटरली जेस्टेशंस, और फिर फीटल हार्ट में डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर सीवियर एनीमिक है तो पेशेंट को जो है वो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ देंगे। ट्रांसफ्यूज़ ब्लड जो होता है वो आरएचडी नेगेटिव होता है, क्रॉस मैच होता है, और डेंसली पैक्ड होते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसीज डिप्लीटेड होते हैं, इरेडिएटेड होते हैं, और स्क्रीन फॉर इन्फेक्शंस होते हैं। डिलीवरी के टाइम पे हमने देखना होता है बेबी एनीमिक है तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स उसकी हुई हैं, नीओनेटोलॉजिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। ब्लड जो है वो हमने हमेशा तैयार रखना है, और बेबी का जो ब्लड काउंट है, ब्लड ग्रुप है, और इनडायरेक्ट कूब्स टेस्ट हमने करके रखना है। फिर की लर्निंग पॉइंट्स में बताते हैं कि रीसस डिजीज़ जो है ये सक्सेसिव प्रेगनेंसीज के साथ वर्स होती जाती है। अगर फादर रीसस नेगेटिव है तो फीटस जो है वो रीसस पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर फादर जो रीसस पॉजिटिव है तो, और अगर हेट्रोजाइगोट है तो 50% लाइक्लीहुड है कि बेबी होंगे। होमोजाइगोट है तो 100% है, ये हमने बात कर ली। एंटी-डी जो है वो हम तब देंगे वो प्रोफ्लेक्सिस के तौर पे देंगे, और यूज़लेस है अगर सेंसिटाइजेशन हो गई है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है वो हम कैरियोटाइपिंग के लिए कर रहे होते हैं, उसमें क्रोनिक सैम्पलिंग करते हैं जो कि जो है ना एंटीबॉडी लेवल्स को हायर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस देखें, एमनियोसेंटेसिस हमने की, अल्ट्रासाउंड किया जिसमें हमें हाई ड्रॉप्स मिल गया, फीटल डॉपलर किया, अम्बिलिकल वेन
और MCA की वेलोसिटी चेक करने के लिए, और फीटल ब्लड सैम्पलिंग हम करते हैं, एंटीबॉडीज़ टाइट्रेशन करते हैं आफ्टर 20 वीक्स, एवरी 2 वीक्स हम करते हैं, प्लस अल्ट्रासाउंड जो है वो हम 20 वीक्स पे करते हैं और फिर एवरी 2 वीक्स करते रहते हैं, ये दोनों चीज़ें। मैनेजमेंट में टर्म है तो डिलीवरी कर दो, टर्म से पहले है तो ट्रांसफ्यूजन्स दो, इंट्रापेरिटोनियल आप दे सकते हो, और इंट्राहेपेटिक इनटू द अम्बिलिकल वेन डायरेक्टली इनटू हार्ट दे सकते हो। और उसके बाद ये है कि आफ्टर बर्थ जॉन्डिस है तो फोटोथेरेपी करो, और इसके अलावा जो है फिनोबार्बिटल व्हेन नॉट ट्रांसफ्यूज्ड, और अगर स्वीयर है तो ट्रांसफ्यूजन्स दो। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, एंटी डी एंटीबॉडीज़, RH D नेगेटिव है विद रीसस पॉजिटिव तो 28 एंड 34 है, ये 34 वीक्स है। हमने जो है ये देना है 34 वीक्स, ठीक है, ये वाला हमने देना है, और रिपीट करना है इन 3 डेज़ एंड 72 आवर्स ऑफ द 72 आवर्स याद रख लेंगे, रिपीट करना है 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स रिपीट करना है। और इन केसेस में जो है ना हमने ज़रूर देना है जब हमें लग रहा है कि सेंसिटाइजेशन हो गई है या हो रही है। 20 वीक्स से पहले हमने जो है वो 250 देना है, ये हमने बुक पे देखा था, और 20 वीक्स के बाद 500 देना है, और एवरी जो है 1.2 मतलब 1.5 से 2 माह के बाद जो है हमने इसको रिपीट करना है। सो इट्स डायग्नोसिस विल बी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, hemolytic disease of the newborn. Pathophysiology क्या होगी, it is the hemolytic anemia in which the fetus caused by transplacental transmission of maternal antibodies to fetal RBCs, which results from the incompatibility between the mother and the fetus, which results in anemia, jaundice, hepatosplenomegaly in the fetus, increased erythroblast in the circulation of the fetus in the 5 to 10% cases, and kernicterus, which occurs because of the increased hemoglobin breakdown, resulting in increased bilirubin levels, which result in deposition of the bilirubin in the neural cell brain, and which damages the motor area of the brain, and there is permanent mental impairment in the brain. Then how we can prevent it? We can prevent it by the injection of anti-D antibodies, which is known as RhoGAM, at 28 and 30 weeks of gestation. जैसे अभी ये पेशेंट है, ये आपके पास 28 वीक्स की फ़ीमेल है, तो इस पर हम जो है इसको देंगे, और सून आफ्टर डिलीवरी ऑफ द इफेक्टेड बेबी वी विल गिव दिस इंजेक्शन to prevent this. So this is all about this topic.